गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 6 वसंत भाग 1 पाठ 2 बचपन को पढ़ेंगे। बचपन कृष्णा सोबती की रचना है। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 में पंजाब के शहर गुजरात में, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था। 50 के दशक से इन्होंने लेखन कार्य आरंभ कर दिया था। इनकी पहली कहानी लामा 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कृष्णा जी ने काफी सारे उपन्यास, कहानियां लिखी हैं। उन्हीं की लिखी एक कहानी बचपन को आज हम पढ़ेंगे। बचपन अर्थात छुटपन, उम्र का वह दौर या वह समय जब हमेशा कुछ नया जानने या सीखने की ललक रहती है। हमारा मन सारा समय मस्ती करने के बारे में ही सोचता है। कृष्णा सोबती जी ने इस पाठ बचपन के द्वारा अपने छुटपन, बचपन के दिनों को याद किया है। जब वो इस संस्मरण को लिख रही थी, तब वो उम्र के संध्या काल में पहुंच चुकी होंगी या पहुंचने वाली होंगी। पाठ के आरंभ में ही उन्होंने स्वयं को बुजुर्ग माना है। अभी वो इतनी बड़ी हैं कि छोटे बच्चों की दादी, नानी, बड़ी मौसी या बुआ भी हो सकती हैं। परिवार में सब उन्हें जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। कृष्णा जी अब स्वयं को सयाना महसूस करती हैं। वो ऐसा इसलिए महसूस करती हैं क्योंकि अपने आसपास के लोगों से वे उम्र में बड़ी हैं और उन लोगों के मुकाबले जीवन का ज्यादा तजुर्बा या कह लें एक्सपीरियंस है उन्हें। और शायद इसलिए कि उनकी पैदाइश भी एक शताब्दी पहले की या भारत की आजादी से पहले की ही है। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। उम्र के बढ़ने के साथ साथ और समय के बदलाव के साथ साथ लोगों के पहनावों में भी परिवर्तन आते हैं। छोटे बच्चे चटक एवं तेज रंगों को पहनकर जितनी शोभा देते हैं, वहीं वयस्कर लोग हल्के रंगों के साथ शालीनता को स्वयं में समाहित करना पसंद करते हैं। बचपन की कुछ फ्रॉकें तो अभी भी मुझे याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। 2 चूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेटी रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा
तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। लेखिका बचपन में रविवार की सुबह मोजे धोने या जूतों को चमकाने में निकाल दिया करती थी। लेखिका बचपन में मिलने वाले जूतों की तुलना में आज के जमाने के मिलने वाले जूतों को ज्यादा आरामदायक मानती हैं। बचपन में नए जूते मिलने की खुशी के साथ साथ जूते पहनने के बाद पैरों में जो छाले हो जाते थे, उनका दर्द भी सहन करना पड़ता था। मैं भी जब छोटी थी, उसे जूते का काटना इस प्रकार कहकर संबोधित करते थे। मैं भी समझ नहीं पाती थी कि जूते काटते भला कैसे होंगे, पर पैरों के पिछले हिस्सों पर और उंगलियों के ऊपरी हिस्से पर नए जूते के घर्षण घिसने से जख्म हो जाते थे। फिर रुई को जूतों के अंदर लगाकर या फिर अंदर की ओर से जूतों में तेल लगाकर जूते पहनते, जिससे पैरों की चमड़ी बची रहती थी। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। पेट में होने वाले जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो पाचन तंत्र पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए पहले बच्चों को हफ्ते में एक बार कैस्टर ऑयल या जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल पिलाया जाता था, जिससे उनका पेट अच्छे से साफ हो जाए। लेखिका कहती हैं कि वो दवा पीना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। उस तेल को पीने के लिए उन्हें बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी और उसे वो लोग शनिचरी दवा कहते थे। आगे लेखिका कहती हैं, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। बचपन की दिलचस्पियां मतलब बचपन के शौक बदल चुके हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। ग्रामोफोन जो एक सीडी, आप सबने सीडी देखी होगी, तो सीडी का बड़ा प्लेट रहता था जिसको ऊपर से लगाकर गाने चलाए जाते थे। रेडियो नहीं थे और टेलीविजन नहीं थे। लेखिका जब छोटी थी तब रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। मैं जब छोटी थी तब टेलीविजन तो थे पर ज्यादा घरों में नहीं थे। पर आज के बच्चों को अगर देखा जाए तो हर घर में 2-2, 3-3 टेलीविजन भी हैं और मोबाइल फोन्स भी हैं। सबके पास अपना पर्सनल टीवी है जिसे हम मोबाइल फोन कहते हैं। हर कोई भी चैनल देखना है, मोबाइल फोन पे ऑन कर लेते हैं बच्चे और देखना शुरू हो जाते हैं। पर हमारे समय में तो खेलना ही हमारा एकमात्र मनोरंजन हुआ करता था। हमारे बचपन की कुल्फी अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी, समोसा, पैटीज में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक, पेप्सी में बदल गए हैं। घर के बने शहतूत और फालसे के शरबत बच्चों को दिए जाते थे, बाजार के कोक और पेप्सी नहीं। उन दिनों कोक नहीं था, लेमनेड या विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती थी। शिमला या दिल्ली में रहने वाले बच्चों को इस बारे में इसलिए पता होता था क्योंकि वो नगरों में आती थी वो जगह, और शिमला में बहुत ज्यादा उस समय भी पर्यटन सुविधा थी, बहुत ज्यादा पर्यटक जाते थे, तो वहां पर भी ये सारी चीजें मिल जाती थी, दिल्ली में मिल जाती थी। पर उस जमाने में चॉकलेट, पेस्ट्री या विम्टो या लेमनेड, ये सारी चीजें छोटे शहरों में उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर माल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। मान सकते हैं आज भी जब हम कन्फेक्शनरी शॉप में जाते हैं तो चॉकलेट की जो सुगंध होती है, जो खुशबू होती है, वो एकदम से हमें अपनी ओर आकर्षित करती है और वो कहती है जितनी भी पेस्ट्रीज हैं
सारी खा लो। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजे ले लेकर खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। ये सारे शिमला में ठंड जगह में पैदा होने वाले फल हैं। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, इसकी तो बात ही मत कीजिए। हम तो आज भी खाना पसंद करते हैं चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी, लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़े कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। हम पेपर को लेकर उसको तिकोना रोल करते हैं और एक पुड़िया जैसी बना देते हैं। और जब हम छोटे थे तो खेलने जाना होता था, लेखिका को भी जाना होता था, तो क्या करते थे ये लोग, उस पुड़िया में चना जोर गरम ले लिया, खरीद लिया चना जोर गरम और फिर खेलते खेलते खाते रहते थे। क्या आप भी ऐसा करते हो? खेलने जाना है और भूख लग जाए तो छोटी छोटी भूख के लिए इस तरह पुड़िया में कुछ बांध कर लेकर जाते हो? हम तो लेके जाते थे भाई। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम, यह गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खासी लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत थे। लेखिका के जो ननिहाल का घर था, वहां के जो घोड़े थे, लेखिका उनकी तुलना अपने ददीहाल के घर से करते हुए कह रही हैं कि यहाँ शिमला रिज के जो घोड़े थे बड़े ही नाजुक से दिखते थे, कोई ताकत ही नहीं होती थी। पर उनके ननिहाल के जो घोड़े थे वो काफी हृष्ट पुष्ट रहते थे और काफी सुंदर। उनकी बात फिर कभी, लेखिका उनकी बात फिर कभी बताएंगी। फिर शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। लेखिका ने यहाँ पर शिमला की संध्या का वर्णन करते हुए खासकर उस स्थान का जहाँ ज्यादा पर्यटक आते हैं, उस जगह का वर्णन इन पंक्तियों में किया है। सरवर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। इस तरह का मॉडल देखने में बड़ा ही मजा आता है। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में
चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे को देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है क्या? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। ऐनक मतलब चश्मा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की। यह नहीं लड़की को मालूम, सूरत बनी लंगूर की। जैसे नया नया चश्मा लेखिका ने लगाया तो लेखिका के चचेरे भाई उनको इस तरह से चिढ़ाते थे। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं 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 नहीं। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। चश्मा उनके चेहरे की पहचान ही बन गया था। चश्मा तो उनका उतरा नहीं, पर उनके चेहरे की शोभा को वो चश्मा बनाने लगा था। कृष्णा जी की एक बात बहुत ही अच्छी थी कि वो किसी भी अंदाज को, किसी भी बात को खुद पर, मजाक को हंसकर ले लेती थी। यही उनकी एक अच्छे लेखिका होने का सबूत भी है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का उड़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियां। लेखिका को अब टोपियां लगाना बहुत पसंद है और उन्होंने टोपियों का अच्छा एक कलेक्शन इकट्ठा कर रखा है। और सबसे ज्यादा हिमाचली टोपियां जो रंग बिरंगी भी होती हैं और देखने में भी बहुत सुंदर होती हैं। कृष्णा जी द्वारा लिखा यह बचपन का संस्मरण आशा है आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आप उनके बचपन को अपने बचपन के साथ जोड़कर देखेंगे कि उनका बचपन कैसा था और आपने अपने बचपन में क्या किया, कितनी मस्ती की। अगर आपको ये पाठ समझ में आया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।